अभी हम पानीहाटी विधानसभा क्षेत्र में हैं और इस क्षेत्र में रत्ना देवनाथ जी हमारे साथ हैं। ये वो महिला हैं जो आज लड़ रही हैं। लड़ किस ले रही हैं? बेटी के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि जिस तरीके से घटना घटी थी आरजीकर हॉस्पिटल में, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पूरे देश में निर्भया के बाद सबसे बड़ा जघन्य घटना जो है उसी को कहा जाता है। ऐसे में अभी हमारे साथ हैं, हम इनसे बातचीत करते हैं। बीजेपी ने इन्हें प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी ने आपको प्रत्याशी बनाया है, क्या सोचकर आप मैदान में आई? আমি জিতবো আর মেয়ের বিচার চাই। কাল মোদিজিকেও আমি এটা বলেছি যে আমি মেয়ের ন্যায় বিচার চাই। मैंने बोले कि हम मुझे जीतना है। मैं अपना लड़की का जो अत्याचार हुआ है उसको विचार दिलाने के लिए मैं आई हूँ और वो मुझे विचार चाहिए। मोदी जी भी मेरा साथ में है, वो विचार दिलाने मेरा हेल्प करेंगे। अच्छा, मोदी जी कैसे लगा कि बीजेपी ने जो आपको बोला कि चुनाव लड़िए, ठीक है, सबसे पहला फोन किसका आया? আমি বলেছি যে আমি প্রার্থী হতে চাই। अच्छा, आप ही ने ये प्रस्ताव दिया था बीजेपी? हाँ, बोले दीदी ने बोले थे कि मुझे चुनाव लड़ना है और अपना लड़की के लिए मुझे खुद जाना है विधानसभा, उसका विचार के लिए, न्याय के लिए खुद लड़ना है। मैं ही प्रस्ताव रखी थी। घटना जो है बहुत बड़ी घटना थी पूरे देश में। आपको क्या लगता है यहाँ चुनाव अगर जीतेंगी तो भावनात्मक रूप से कितना सहयोग मिलेगा लोगों को? বিচার তো আদালতে হবে। मतलब सहयोग कितना मिलेगा? आप बंगाली में सहयोग বলতে জিজ্ঞেস করেছেন আপনি, আপনাকে তো এত মানুষ কত সহযোগ করবে, আপনাকে আপনি ভেবেছিলেন কি আপনাকে সহযোগ করবে মানুষরা? এটাই জিজ্ঞেস করছেন। হ্যাঁ, সারা বিশ্ব সেই 9 তারিখ 9 আগস্ট 2024 এই ঘটনা কেউ মেনে নিতে পারেনি। সারা বিশ্ব গর্জে উঠেছিল। একটা মৃত্যু সমস্ত মানুষের প্রতিবাদের ভাষা জুগিয়ে গেছিল। ওনা থাকলে তো আমরা জানতেই পারতাম না বাঙালি মেরুদণ্ড সোজা রেখে আজও প্রতিবাদ করতে পারে। সেটা আমরা দেখেছিলাম 14 আগস্ট রাতে। কেউ ঘরে ছিল না, সবাই বাইরে ছিল। সবাই একটাই স্লোগান দিচ্ছিল, উই ওয়ান্ট জাস্টিস। बोल रहे हैं कि हाँ, मुझे पता था कि सारा विश्व मेरे साथ है। मेरे लड़की के साथ जो 14 तारीख को 14 तारीख को जो रात में हुआ वो सभी जानते थे और मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जो लड़ूंगी तो मुझे सब साथ देंगे प्रत्येक। आप ये पूछे कि ममता दीदी भी इनके घर तक आई थी, क्या न्याय नहीं मिला? हाँ, জিজ্ঞেস করছে মমতা দিদি আপনার বাড়িতে এসেছিলেন, মমতা দিদি আপনার বাড়ি এসেছিলেন, আপনি কি কি আপনাকে বলেছিলেন? দিদি এসে বলেছিলেন যে অপরাধীকে আমরা ধরে ফেলেছি। আমি বললাম যাকে আপনারা ধরেছেন তাকে আমি আসল অপরাধী বলে মনে করছি না। আমার মেয়ে হসপিটালে ডিউটি করছিল, একজন ডক্টর। সে কি করে জানলো বাইরের লোক যে আমার মেয়ে কোথায় আছে? ভেতরের লোক না থাকলে, এটা ষড়যন্ত্রের না থাকলে এটা হতো না। মাননীয়া কিছুক্ষণ মাথা নিচু করে বিনীত গোয়েল, সিপি বিনীত গোয়েল ওনার দিকে তাকিয়ে বললেন এই সঙ্গে আমি একমত, এই কথাটা আমি সমর্থন করি। তুমি ভেতর থেকে কাউকে নিয়ে ডান্ডা দাও, তাহলে আসলে অপরাধী বেরোবে। दीदी बोल रही हैं, क्या ममता जी बोल रहे थे कि हम तो असली अपराधी हम लोग पकड़ चुके हैं, अब और आपको क्या चाहिए? तो बोल रहा है नहीं, असली अपराधी पकड़ा गया। मैं दीदी बोली, रत्ना दीदी बोली, असली अपराधी पकड़ा गया नहीं है, पकड़ाया नहीं गया है। और अभी अगर अंदर में कोई नहीं होता तो मेरा लड़की के साथ ऐसा नहीं होता, क्योंकि एक डॉक्टर है, ऐसे छोटा मोटा नहीं, अच्छे डॉक्टर थे और वहाँ पे मेरा मतलब डॉक्टर वहाँ होते हुए अंदर का कोई ना होते हुए इतना बड़ा कांड कैसे हो सकता है? तो ये सुन के ममता दीदी सर नीचा कर लिए थे और बोल रहे थे कि ठीक है, मैं देख रही हूँ। बेटी ने कुछ फोन पर इनको या कुछ घर में आती थी तो बताई? আপনাকে জিজ্ঞেস করছেন আপনার মেয়ে যখন বাড়ি আসছে আগে কিছু বলছে নাকি হসপিটালের জন্য? কি বলেছে, হচ্ছিল? হসপিটালে দুর্নীতির কথা আমাদের বলেছিল। कि हॉस्पिटल का जो गलत गलत काम होता है वो बोले थे। যেরকম কি বলছেন? জাল ওষুধ, জাল স্যালাইন, তারপর ওষুধের এক্সপায়ারি ডেট চলে যায়, সেই ওষুধের আবার ডেট বসিয়ে পেশেন্টদের দেয়, এগুলো বলেছিল। बोले जाली ओषुध, जाली सलाइन, एक्सपायर डेट का मेडिसिन चलता था, एक्सपायर डेट का वो सलाइन चढ़ता था, वो सब आके घरे बोलते थे। मानसिक रूप से भी कोई उनको लड़का या कोई डॉक्टर परेशान करता था? জিজ্ঞেস করেছেন মানসিক রূপের কোনো কিছু মানে পরেশান করছিলেন দিদিকে?
2 মাস ধরে ও খুব চিন্তায় ছিল, ঘুমাতেই পারতো না, বলতো আমাকে ফেল করিয়ে দেবে, আমাকে আরও পড়াশোনা করতে হবে। যেহেতু আমার মেয়ের খুব ইচ্ছা ছিল যে আমি এমডিতে গোল্ড মেডেল পাবো, সেইখানে ও বলছিল আমাকে ফেল করিয়ে দেবে বা আমাকে ফেল করিয়ে দেবে, এই ভয়টাও পাচ্ছিল। হ্যাঁ বলছিলেন कि उन्हीं बारी ते बोल वो बारी घर आके बोलते थे कि हमको टॉर्चर किया जा रहा है और हाँ कि हमको तैयारी अच्छा नहीं है, हमको फेल कर देगा, इसके लिए मेरा दिमागी टेंशन वो माइंड से बहुत मतलब डरी हुई थी। हाँ टॉर्चर कर रहे थे, बड़े बड़े डॉक्टर लोग बोल रहे थे क्या हाँ तुमको परीक्षाएं पास नहीं करेंगे, तुमको फेल कर देंगे। सीनियर डॉक्टर हाँ सीनियर डॉक्टर, जो बड़े डॉक्टर ही बोलेंगे ना ऐसा बात, जूनियर तो बोलेंगे नहीं, सीनियर ही बोलते थे तुमको फेल कर दिया जाएगा, कुछ कारण तो होगा जो ऐसा बोल रहे थे। तो वहाँ क्या टीएमसी के लोग कुछ थे? জিজ্ঞেস করছি ওখানে কি টিএমসির লোক ছিলেন? সব টিম ছিল, সারে যে লোক হয় না, ও সব টিম ছিল। ওখানে যত আছে সব টিএমসির লোক, ওখানে যারা মেন পোস্টে বসে আছেন सब टीएमसी लोग, माने सॉरी जो टीएमसी में वहाँ जो मेन पोस्ट में बैठे हुए हैं ना, सब टीएमसी के लोग बैठे हुए हैं। ये माना जा सकता है कि टीएमसी के द्वारा वही तो साजिश है, वही तो मेन साजिश है, इसीलिए तो दीदी उतरे हैं, नहीं तो दीदी को उतरने की जरूरत नहीं था। ये जो उतरे हैं दीदी तो उसी के खिलाफ दीदी जैसे बनेंगे तो सबका निकलेगा, 4 तारीख के बाद सबका निकलेगा, ये सबको पता चलेगा सारा दुनिया। मोदी जी ने क्या कहा इनको? मोदी जी আপনাকে কি বলেছে? মোদিজিকে আমি বলেছি আমি মেয়ের ন্যায় বিচার চাই, আমার মাথায় হাত রেখেছেন আর বলেছেন 4 তারিখের পরে আরজি করের কেসের ফাইল খুলবে। मोदी जी दीदी का माथा पे हाथ रख के बोले विचार मिलेगा और 4 तारीख के बाद सब अपराधियों का फाइल खुलेगा। इस मेडिकल कॉलेज को सुधारने के लिए क्या करेंगी ये अगर जीतती हैं? দিদি জিজ্ঞেস করছেন আপনি মেডিকেল কলেজকে মেডিকেল কলেজের জন্য ভালো মতন কি করবেন, যখন আপনি জিতবেন তখন কি করবেন সুধারের জন্য? তৃণমূলের মূল সমেত উপড়ে ফেলবো, স্বাস্থ্য দুর্নীতি দূর করব। तृणमूल का जड़ से निकाल फेंकेंगे और जितना गलत काम हो रहा है, दुर्नीति है, गलत है, वो सबको उखाड़ के फेंकेगी। आपको ये लगता है कि जिस तरीके से घटना घटी अब ये घटना रुकेगी अगर बीजेपी सरकार आती है तो? ये আপনি জিজ্ঞেস করছেন যে তো ঘটনা হচ্ছে, বিজেপি সরকার আসার পর এগুলো দূর হবে? একবারেই কি দূর হয়ে যায়? দুর্নীতি যারা করছে তারা তো থাকবেই, তারাই আবার বিজেপিতে আসার চেষ্টা করবে, তাই একবারে কি হয়ে যাবে? এটা অনেক দিনের লড়াই, একদিনের লড়াই নয়। বলছেন একবারে তো হবে না, এটা তো আস্তে एक बार तो होगा नहीं, ये तो आस्ते आस्ते होगा। और जो अगर बीजेपी जीतेगा तो वो लोग चेष्टा करेगा कि बीजेपी में ढूक के हम फिर बीजेपी में आके हम वो गलत करें, तो वो होने तो देंगे नहीं, तो आस्ते आस्ते सबका हिसाब होगा। ममता बनर्जी एक बार आई, दोबारा फिर कोई बातचीत नहीं हुई? ममता दीदी আমি চাইনি যে ওনার সঙ্গে কথা বলতে। दीदी চাইনি, উনি চেষ্টা করেছিলেন, दीदी वो चेष्टा किए थे कि हम रत्ना दी के साथ बात करें, पर वो रत्ना दी रेडी नहीं हुए। एक बार तो बात हो ही चुका और दोबारा क्या बात करें, इसलिए दोबारा नहीं की बात। आपको लगता है कि अब बीजेपी ही समाधान कर सकती है, मोदी जी ही समाधान कर सकते हैं, शुभेंदु अधिकारी ही समाधान कर सकते हैं? তৃণমূল যে স্বাস্থ্যমন্ত্রী আমার মেয়ের মৃত্যুর জন্য দায়ী। স্বাস্থ্যমন্ত্রীর বিনা অনুমতিতে স্বাস্থ্য দপ্তরে এরকম একটা নারকীয় খুন কোনোদিন হতে পারে না। তাহলে তথ্য প্রমাণ যে লোপাট হয়েছে সেটা কে করেছে? স্বাস্থ্যমন্ত্রীর যে পুলিশ মন্ত্রী সেই করেছে। बोल जो स्वास्थ्य मंत्री हैं वो सबका जिम्मेदार वही है। इतना जो प्रमाण था, ये जो मेडिकल कॉलेज में जो इतना बड़ी घटना हुई, इस सबको मिटाने के लिए सब उन्हीं का हाथ है, सब वही लोग मिटाए हैं, वो वही किए हैं। जीतने के बाद सबसे पहला काम क्या करेंगे? मेयर न्याय विचार, खुद का बेटी का विचार लेगी पहले, खुद की बेटी के साथ और भी बेटियों की सुरक्षा, यही ना? हाँ, सभी का बेटी को सुरक्षा, সব বেটিওকে সুরক্ষা। আমার তো সবই শেষ হয়ে গেছে। আমরা মেয়ে ছোট থাকতে স্বপ্ন দেখেছিল মা আমি ডাক্তার হব, সেখান থেকে আজকেও নেই, আমার সংসারটাও আর নেই, কিছুই নেই, আমাদের স্বপ্ন সব হারিয়ে গেছে। আমরা এতদিন ধরে যা করেছিলাম সব গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিয়েছি। একটা ফোন কল আমাদের গোটা জীবনটাকে শেষ করে দিয়েছে, তছনছ করে দিয়েছে। आपकी आंखों में लगता है आंसू भी आ गए। এটা থাকবেই, এটা আমি ওকে কোনো সময় আমি ভুলতে পারি না।
সব সময় ও আমার সঙ্গেই থাকে এবং আমি যে এই লড়াই লড়ছি ওই আমাকে ভরসা যোগায়। ছোটবেলা থেকেই আমার মেয়ে আমাকে ভরসা জোগাতো সব সময়, এখনো ওই করে। बोल रहे हैं कि मेरा लड़की बहुत ही कुछ काबिल थी और वो थी, वो मेरा सब शेष हो गया, वो नहीं है तो मेरा कुछ नहीं है, कुछ है ही नहीं, मेरा सब शेष हो गया है। और वो एकमात्र भरोसा थी, हम लोग का जीने का सहारा थी, अभी वो नहीं है, मेरा कुछ है ही नहीं। जब एक माँ के घर से बेटी इस तरीके से जो है उसकी हत्या हो जाए, मौत हो जाए, तो आप समझ सकती हैं उस माँ पर क्या गुजर रही होगी। अभी भी ये भावुक है और मुझे लगता है जब ये चलती हैं, जिस तरीके से बातचीत करती हैं, इनके आपको कहीं से भी नहीं लगेगा बॉडी लैंग्वेज में कि एक चुनावी मैदान में एक प्रत्याशी जिस तरह सशक्त चुनाव लड़ता है वो लड़ रहा है। बस ये एक जिद ठानी हुई है कि नहीं, मुझे अपने बेटी के लिए न्याय दिलाना है और उस बेटी के लिए ये लगातार प्रयास कर रही हैं कि हम विधायक बने और बेटी सहित तमाम उन बच्चियों के लिए न्याय दिलाएं जिनके साथ ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। अब देखना यह है कि यहाँ की जनता क्या फैसला करती है। अभी हमारे साथ नोआपाड़ा से बीजेपी प्रत्याशी अर्जुन सिंह जी हैं। अर्जुन सिंह जी एक कद्दावर नेता, इस इलाके में सांसद भी रह चुके हैं, कई बार विधायक भी रह चुके हैं। तो हम इनसे बातचीत करते हैं और सीधे समझने का प्रयास करते हैं कि इस बार चुनाव लड़ने सबसे पहले तो आपके मुद्दे क्या होंगे? 3 ऐसे मुद्दे जो आप अगर जीतते हैं तो खासकर इस विधानसभा क्षेत्र के लिए आप। इस विधानसभा में निकासी व्यवस्था है ही नहीं, जबकि सबसे इस राज्य का पुराना शहर है। यहाँ आदि माने जो ये देशीय बंगाली जिनको कहा जाता है वो यहाँ सबसे ज़्यादा है और यहाँ निकासी व्यवस्था है नहीं। यहाँ के जो गांव हैं उन उसमें पानी आज 300 साल से पानी नहीं है। जो स्वच्छ पानी देने की व्यवस्था प्रधानमंत्री जो किए हैं, हर घर में जल जीवन मिशन के माध्यम से, तो कहीं भी यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। और 15 साल के बाद अब आगे तृणमूल कह रहा है कि हम इस 5 साल में करेंगे। तो यहाँ जल की व्यवस्था, निकासी की व्यवस्था और सबसे ज़्यादा यहाँ समस्या है एक्सटॉर्शन का। यहाँ 37,000 से ऊपर आर्मी रिटायर लोग रहते हैं। ये पूरा डिफेंस एरिया है और इस एरिया में एक्सटॉर्शन, उनको हर चीज़ में घर बनाना हो, घर में चूना लगाना हो, तो वहाँ भी एक्सटॉर्शन देना पड़ता है। तो यहाँ बड़ा ज्वलंत मुद्दा है एक्सटॉर्शन। तो 3 मुद्दों को, और प्रधानमंत्री जी ने इस बार बैरकपुर, शिल्पांचल को और खासकर इच्छापुर डिफेंस इलाके को डेवलपमेंट के लिए उन्होंने जब दमदम सेंट्रल जेल में के सामने मैदान में मीटिंग की तो स्पष्ट रूप से वार्ता दिए थे। हमको लगता है आने वाले 27 तारीख को भी ये वार्ता देंगे वो। तो इस क्षेत्र का विकास, चूँकि इंडस्ट्रियल इलाका है, इंडस्ट्री सब बंद हो गई है, उसको रिवाइवल करना, जूट इंडस्ट्री को रिवाइवल करना, ये बहुत बड़ी समस्या है जिसको हल करें। जूट एक बड़ा मुद्दा है खासकर आपके लिए। आप जो है टीएमसी से बीजेपी में गए, उस वक्त भी जो है जूट के मामले को लेकर ही एक विरोधाभास हुआ, पार्टी आपने छोड़ी, फिर टीएमसी में चले गए, फिर बीजेपी में आए। तो ये जूट क्या लगता है इसका समाधान हो पाएगा? जूट का समाधान जब भी करेगी तो केंद्र सरकार करेगी, लेकिन राज्य सरकार की सहयोगिता जरूरत होती है। तो राज्य सरकार यहाँ सहयोगिता करने की माने कोई इच्छा नहीं रखती है। सीपीएम के ज़माने में भी धीरे धीरे जूट इंडस्ट्री उसी समय से बीमार हुआ और आज तक बीमार चलते चला गया। ये नई टेक्नोलॉजी यहाँ आने नहीं देंगे और पुराने जो इंडस्ट्री हैं धीरे धीरे लेबर कम हो रहे हैं क्योंकि तनख्वाह कम है और जूट का उत्पादन कम हो रहा है। जूट उत्पादक जो हैं वो चासी जो हैं यहाँ कर नहीं पाते हैं। तो ये एक बिना केंद्र के हस्तक्षेप से इस काम को आप कर नहीं पाएंगे। तो चूंकि करने जाते हैं तो राज्य सरकार बाधा देती है
तो ये समस्या केंद्र और राज्य सरकार के सम्मिलित प्रयास से ही संभव है। अर्जुन जी, जिस तरीके से पहले जो है अगर आप देखें तो टीएमसी को लेकर आपने, मैं पढ़ रहा था कहीं, आपने कहा कि बीजेपी में जब हम आए तो काम करने का अवसर नहीं मिला। तो अब आपको क्या लगता है कि काम करने का अवसर जब तक डबल इंजन की सरकार नहीं बनेगी तब तक कोई यहाँ काम नहीं कर सकता। यहाँ एक आदमी अगर कॉन्टेक्चुअल जॉब में नौकरी करता है उसको भी काम से बैठा दिया जा रहा। तो चाहिए दोनों सरकार, तब जाके यहाँ बेकारी मिटेगी, यहाँ की समस्याएं मिटेगी, तभी संभव है। ममता बनर्जी के साथ एक लंबा अनुभव रहा आपका, तो किस रूप में उनको देखते हैं? देखिए, ममता बनर्जी एक समय में लड़ाई करके तो आई थी वामपंथी के खिलाफ, लेकिन जो सोच लेके उनको लोगों ने वोट दिया था, वो जिसके खिलाफ लड़के सरकार आई थी, फिर उसी को उन्होंने अपने में शामिल करा, वही पद्धति उन्होंने अवलंबन किया। सीपीएम भी इनकलाब जिंदाबाद करते हुए 56,000 कल कारखाना बंद करा दिया। उनको ये सोच था कि कारखाना चलेगा, लोगों को पैसा होगा, तो इनकलाब तो करेंगे नहीं, इसलिए वो ख़त्म करो। तो उसी तरह ममता ने भी किया कि काम मत करो, एक्सटॉर्शन लो, 1,500 रुपया लो, 5,000 की नौकरी करो, 7,000 में पुलिस की नौकरी करो। आज धीरे धीरे 5.5 लाख वैकेंसी सिर्फ सरकारी नौकरी में पड़ी है। तो इस तरह की समस्याएं ये सरकार जो है 34 साल और 15 साल अगर देखिए तो दीते हुए करते 49 साल निकाल दिया, ना दिया ना किया, पूरा शून्य हो गया। एसआईआर का मुद्दा कितना हावी? अब मुद्दा क्या है, एसआईआर हो गया है 90 लाख, जिसमें 24 लाख मरे हुए लोग बाद हुए हैं, बाद बाकी लोग डबल एंट्री, ट्रिपल एंट्री, फॉल्स नाम है, बांग्लादेश में नाम है, यहाँ भी वोटर लिस्ट में नाम हो, तो 90 लाख लोग बाद हुए हैं। तो इसका मुद्दा ये मुद्दा तो खत्म कर होगा। ममता बनर्जी इसको चाहिए थी मुद्दा बनाना, लेकिन मुद्दा उसके सर पर ओला पड़ गया। फर्स्ट फेज का चुनाव हो गया है, अर्जुन सिंह जी को क्या लगता है कितनी सीटें? अमित शाह तो कह के गए कि 110। लगने और लगाने वाली बात नहीं रह गई है। इतना बम्पर वोटिंग इसके पहले कभी बंगाल में हुआ नहीं। लोग शाम तक वोट दिए, और सबसे बड़ा बात है जो फॉल्स वोटिंग होती थी वो फॉल्स वोटिंग बंद हुई है। जो लोग मरे हुए वोट को दे देते है नहीं तो देंगे कहाँ। ये एक फायदा हुआ है, इससे चुनाव की जो रिजल्ट होंगे उसमें एक बड़ा फर्क आएगा। बम्पर वोटिंग से बीजेपी को ही लाभ होगा, टीएमसी को क्यों नहीं? खिलाफ में ही वोट होती है ना। बम्पर वोटिंग सरकार के खिलाफ ही हमेशा होती है, सरकार के पक्ष में बम्पर वोटिंग कभी नहीं होती। अच्छा, मोदी जी जिस तरीके से आकर यहाँ, या अमित शाह लगातार कह रहे हैं कि किसी को भी जो है डरने की जरूरत नहीं है, अर्जुन सिंह भी इस इलाके के लिए खासकर उसी नेचर के हैं, कई बार बम से हमला भी हुआ। बात तो एक ही है, हम अर्जुन सिंह बोले चाहे भाजपा के बड़े नेता बोले, समस्या तो एक ही है कि वोट देने को नहीं मिलता। तो लोगों को तो साहस दिलाना होगा कि भाई वोट देने के लिए निकले। आपके यहाँ बम से हमला बार बार क्यों? क्या यहाँ बम है तो हमला होता है, यहाँ 47 नहीं है तो 47 नहीं हमला होता है। बम सस्ता है, सुविस्ता में मिल जाता है, इसलिए हमला बम से हमला होता है। अभी थाने में बम फटा है 1 घंटा पहले, नवापड़ा थाने में, इसी विधानसभा में। बम यहाँ आम चीज, बम यहाँ आम, जैसे गांच में आम फटता है उसे यहाँ बम फटता है। डर नहीं लगता? क्या डर लगेगा, मौत से किसकी यारी है, आज हमारी कल तुम्हारी बारी है। आपका बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं, कितनी उम्मीद? देखिए वो सीट तो मैं कोई परंपरागत सीट है, फादर भी लड़े हैं, हम भी लड़े हैं। मैंने कम से कम 7 और 3, 7 और 2, 9 बार तो हम लोग लड़े, 9 बार जीते, और इस बार फिर लड़ रहे हैं। आने वाले समय में जनता से क्या अपील? जनता परिवर्तन के पक्ष में वोट दे, राय दे, क्योंकि परिवर्तन जरूरी है, नहीं तो बंगाल खत्म हो जाएगा। अर्जुन जी हैं, इस क्षेत्र के खासकर कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते रहे, कह रहे हैं कि परिवर्तन करें नहीं तो बंगाल बर्बाद हो जाएगा। अब देखना होगा कि बंगाल को सुधारने के लिए बीजेपी ने जो एजेंडा अपनाया है वो कितना सुधार पाती है। कैमरा पर्सन कैश के साथ नितेश रंजन, नक्षत्र न्यूज।